Welcome you to today's lecture. Today we will discuss the first chapter of class 6 EVS. We can say social study. The book The Earth Our Habitat Geography part, and we will discuss today the chapter 1 The Earth in the Solar System. In this we will study or learn full moon Purnima and new moon Amavasya, and also study celestial bodies, stars, constellations, polar star, planets, and the solar systems. We will also see the detail about the sun, the earth, and the moon. We will also see little bit about asteroid and meteorites and our galaxy. First we will see about the full moon and new moon. When we see moon in full round shape, it is known as a full moon. It happens once in a month. The moon's disk is closer as it can be being fully illuminated by the sun. So this is called full moon. फुल मून हम महीने में एक बार देखते हैं. वो पूरा ब्राइट दिखता है और बड़ा दिखता है क्योंकि उस समय वो पृथ्वी से बहुत नज़दीक रहता है. जिस साइड हम रहते हैं उधर से वो नज़दीक रहता है. अगर हम न्यू मून की बात करें तो एक क्लियर नाइट रहता है. उस रात को हम क्लियरली देख सकते हैं. पूरा ब्लैक रहता है. न्यू मून इन विच द सन एंड मून आर अलाइन विद द सन एंड अर्थ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मून. न्यू मून के समय सन और अर्थ का जो अलाइनमेंट रहता है मून के अपोजिट साइड रहता है, जिसकी वजह से सन का रोशनी जो है मून पे नहीं पड़ने की वजह से मून हमें दिखाई नहीं देता है पृथ्वी पर से. ऑन दिस डे वी कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट. उस समय हम रात को पूरा ब्लैक अच्छी तरह से देख सकते हैं. मतलब रोशनी तो रहती नहीं है, पर क्लियर नाइट देख सकते हैं. अब बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? कोई भी वस्तु जो हमारे एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर की चीज़ है उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. वो कुछ भी हो सकता है. जैसे हम एग्जांपल ले सन, मून, सैटेलाइट्स वगैरह जो भी है उस सारा हमारा सेलेस्टियल बॉडीज है. अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो ए सेलेस्टियल बॉडी इज एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. इजी एग्जांपल आर द मून, द सन and the other planets of our solar systems. जैसे कि मैंने बताया सेलेस्टियल बॉडीज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर का कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हम उसे सेलेस्टियल बॉडीज कह सकते हैं. उसके बाद है स्टार्स. स्टार्स भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है जिसके पास अपना एनर्जी होता है. एनर्जी कहने का मतलब उसके पास अपना हीट एंड लाइट होता है. हम कह सकते हैं सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. वो गैस से बने हुए होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनके पास अपना हीट और लाइट होता है विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट. एंड द सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार. और इस तरह के सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार कहते हैं. और सन एक स्टार का एग्जाम्पल है जिसके पास अपना हीट है, लाइट है, जिसकी बदौलत किसी प्लानट पे जीवन संभव है. हालांकि सोलर सिस्टम में सिर्फ अभी तक हमें पता है कि अर्थ पे ही जीवन संभव है, लेकिन इसका मूल कारण सन ही है जिससे हमें एक भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है, भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है. अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेलेशंस की. कॉन्स्टेलेशन क्या है? अगर हम रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें तारों के कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, कुछ चित्र दिखाई देते हैं. उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. जैसे सप्तऋषि और पोलर बियर, ये सब कुछ फिक्स्ड है जो इस शेप में हमेशा रहते हैं. इसे हम कह सकते हैं while watching the night sky we may notice various patterns formed by different group of stars. They are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. Ursa Major और Big Bear एक constellation है.
वन ऑफ द मोस्ट इजी रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस इज द सप्तऋषि। हम आसानी से देख सकते हैं कॉन्स्टलेशन को जिसका नाम है सप्तऋषि। इस सप्तऋषि हिंदू धर्म से लिया गया है, जो सप्तऋषि के बारे में आप देखे होंगे बहुत सारे मूवी सीरियल और ग्रंथों में लिखा हुआ है। इट इज ग्रुप ऑफ 7 ऋषिज, बोले तो इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। अब हम बात करते हैं पोलर स्टार की। पोलर स्टार क्या है? इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ पोलर स्टार। पहले के समय में इंसान जो थे पोलर स्टार को डायरेक्शन के रूप में ऐसे यूज करते थे, इंडिकेटर के रूप में कि दिशा क्या है। पोलर स्टार हमारा नॉर्थ स्टार है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन का के बारे में बताता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोलर स्टार, जिसे हम पोलर स्टार भी बोलते हैं। इससे आप आसानी से देख सकते हैं नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करके वो आपको एक बड़ा सा स्टार दिखेगा, मैंने बाकी स्टार्स के रिस्पेक्ट में बड़ा दिखता है और ज़्यादा लिमिनियस भी दिखता है। उसके बाद बात करते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में तो आप रूबरू होंगे ही, हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट्स है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies के पास उसका अपना heat और light नहीं होता। They are lit by the light of their star. वो दूसरे स्टार की मदद से एनर्जी लेते हैं और दिखाई देते हैं। Such bodies are called planets. उस तरह के बॉडीज को हम प्लैनेट कहते हैं। The word planet come from the Greek word. Planet word जो है ग्रीक वर्ड प्लेनेटियाई से आया है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। The earth on which we live is a planet. पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो भी एक प्लेनेट है। इट गेट ऑल इट एनर्जी एंड लाइट। जो भी हम प्राप्त करते हैं यहाँ पे अर्थ पे चाहे जीवन संभव है वो सन की बदौलत है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को बहुत दूरी से देखते हैं से द मून, अगर मून से हम देखते हैं अर्थ को, इट विल बी अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। ये बिल्कुल मून की तरह दिखेगा। या हम स्पेस से जाकर दोनों को देखते हैं तो एक समान दूरी पे दोनों एक ही बराबर दिखेगा। अगर मून से अर्थ को देखते हैं तो मून की तरह, अर्थ से मून को देखते हो तो मून है भाई। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज a satellite. It is companion of our earth and move around it. जिस तरह हमारा अर्थ सन का रोटेशन रिवोल्यूशन करता है उसी तरह मून भी है हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इसी हम बोल सकते हैं कि सैटेलाइट उसे कहते हैं जो कि किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। हमारे पृथ्वी की तरह और 7 प्लैनेट्स है। पहले प्लूटो भी था तो उसको लेके 8 होता था, अब वो प्लैनेट के कैटेगरी से हट गया। एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे सोलर सिस्टम में 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि सन की ऊर्जा से चलता है, सन की लाइट पर चमकता है, दिखाई देता है और चलता है। सम ऑफ देम है, उसमें से कुछ के पास उसका अपना मून है, जैसे जुपिटर के पास है। अब हम बात करते हैं कि रिवोल्यूशन पीरियड क्या है हर प्लैनेट का। जैसे कि हमारे अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड है 365.26 डेज, मतलब 365 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट 365 डेज लगता है। और जो उसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है, जितना दिन में या जितना समय में वो चक्कर लगाता है सूर्य का, उसी को हम 1 ईयर बोलते हैं। वो उस प्लैनेट का 1 ईयर हो जाता है। जैसे हम मरकरी की बात करें तो इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 87.97 डेज, लगभग 88 डेज, मतलब यहाँ पे एक साल 88 डेज का होता है। और वेनस की बात करें तो यहाँ पे इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 224.7 डेज, मतलब यहाँ का एक साल 224.7 डेज का होता है। अर्थ आपको पता ही है 365 डेज का होता है। मार्स की बात करें तो 1.88 ईयर का होता है यहाँ पे ईयर, एक साल। अगर जुपिटर की बात करें तो 11.86 ईयर लगता है इसको एक चक्कर लगाने में सन का, तो इसका एक ईयर हम बोल सकते हैं कि 11.86 ईयर है। सैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक साल 29.46 ईयर का होता है, या बोल सकते हैं इसको रेवोल्यूशन लगाने एक चक्कर लगाने में 29 साल लगता है। अगर हम मान लें कि आपकी उम्र या हमारी उम्र किसी की उम्र 29 ईयर है, तो पृथ्वी के हिसाब से अगर 29 ईयर है तो अगर हम सैटर्न पे जाके उसी एज को नापें तो हमारा 1 ईयर होगा, मतलब वहाँ पे हम सिर्फ एक साल के बच्चे रहेंगे। यूरेनस
यूरेनस की बात करें तो 84 ईयर लगता है उसे एक चक्कर लगाने में। नेपच्यून की बात करें तो 164.79 ईयर लगता है। प्लूटो की बात करें तो 248.59 ईयर लगता है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, उसके साइज के हिसाब से। जैसे कि सबसे छोटा मरकरी होता है, उसके बाद मार्स, फिर वेनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। यहाँ पर सबसे छोटा मरकरी और सबसे बड़ा जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में। अब जैसे कि एक स्पेस से हम देख रहे हैं सन और मून को, तो इस तरह दिखता है। अगर हम मून से सन अर्थ को देखते हैं तो इस तरह दिखता है। जैसे कि हम एक चंद्रमा को देख रहे हैं, अगर हम चंद्रमा से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ एक चंद्रमा के भांति दिखता है। अगर हम तीनों को देख रहे हैं तो देखिए, अर्थ जो है सन का चक्कर लगाता है, और मून जो सैटेलाइट है वो हमारा अर्थ का चक्कर लगाता है, उसके चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। लेकिन सन मून का जो रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों एक ही होता है। 27 दिन में वो अर्थ का भी चक्कर लगाता है और 27 दिन में वो खुद का भी रोटेशन करता है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम हमारे सन का सिस्टम है। सन के अंतर्गत जो भी आ रहा है वो सोलर सिस्टम में आता है। सबका अपना अपना सोलर सिस्टम है, सब स्टार का अपना अपना सोलर सिस्टम होता है। उसका जैसे सन है तो इसका सोलर सिस्टम, उसका अपना अपना सिस्टम होता है हर स्टार का। अंतरिक्ष में हजारों लाखों करोड़ों स्टार। तो हम सन की बात कर रहे हैं, सन का सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन जो कि मेन है, जो सेंटर पे आता है, सन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मरकरी जो सेकेंड नंबर पे आता है सन से दूरी के मामले में। उसके बाद वेनस जो कि थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है वेनस, और मरकरी फर्स्ट नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मार्स, जिस पे जाने की तैयारी कर रहे हैं एलोन मस्क। फिफ्थ नंबर पे सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर। आफ्टर दैट हमारा आता है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जो कि अब प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर हो गया है। ये सोलर सिस्टम का पूरा व्यू है। सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है, उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसको हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर नेपच्यून के बाद फिर एस्ट्रॉयड का बेल्ट वगैरह आता है, ऑब्जेक्ट का बेल्ट आता है। उसके बाद भी कुछ प्लैनेट्स है जो कि प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है, और वहां तक हमारी पहुंच भी नहीं है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सन की। सन क्या है? एक स्टार है जो कि पूरा गैस से बना हुआ, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। ए सन इज ए स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है वो, और सेंटर हमारे सोलर सिस्टम का। और सन के एनर्जी पर ही हम लोग जीते हैं। अर्थ चलता है, कोई प्लैनेट चल रहा है, एक तरह से बोल सकते हो वहाँ पे जीवन यापन हो रहा है। इट इज ए नियरली परफेक्ट एस्फीयर ऑफ ए हॉट प्लाज्मा। ये लगभग पूरा एस्फीयर है हॉट प्लाज्मा का, heated to incredible by nuclear fusion reaction in its core। इसके कोर में एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसकी वजह से एनर्जी रेडिएट करता है और विजुअल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन क्रिएट करता है। इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, और एक सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए। अगर इसकी दूरी हम जाने कि पृथ्वी से सन की दूरी क्या है, तो है 147.76 मिलियन किलोमीटर, और 1 मिलियन में 10,000 आता है। अब हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ के बारे में तो आपको पता ही है, एक प्लैनेट है जिसपे हम लोग रहते हैं, हमारी धरती। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड अराउंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नोन एज हर्वर्ड लाइफ। अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, और बाकी का बचा हुआ 70% और 71% जो है जलमग्न है। डिपेंड करता है किस रूप में, या तो सी रूप में है, या ओशियन के रूप में, या ग्लेशियर के रूप में, लेकिन वो पानी से ढका हुआ है। अब बात करते हैं मून की। मून क्या है? मून हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। द मून इज अर्थ ओनली प्रॉपर नेचुरल सैटेलाइट। इट इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का लगभग 1/4 है ये मून। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट्स द मून। हमारे अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है जो कि मून है।
It appears so big because it is near to our planet that other. मून हमें बड़ा इसलिए दिखता है कि बाकी प्लैनेट के मुकाबले ये नजदीक में है, जो नजदीक में होता है वो हमें बड़ा दिखता है, और जो ज्यादा दूर है वो दिखता भी नहीं है। अब बात करें इसकी दूरी की। दूरी से पहले कुछ और इफेक्ट देख लेते हैं। द मून मूव अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज, और 27 डेज लगता है इसको मूव करने में या रिवोल्यूशन करने में हमारे अर्थ का। लगभग इतना ही टाइम ही रोटेशन करने में लगा लेता है, मैंने स्पिन करने में, एक जगह पे स्पिन जो करता है उसमें भी लगभग 27 डेज लग जाता है, मतलब बराबर लेता है समय। इसलिए हम जो होता है हमेशा मून का एक ही फेस देख पाते हैं। अगर टाइम इसका डिफरेंट रहता तो हो सकता है कि मून का हर तरह हर दिशा हम देख लेते, लेकिन अगर एक जगह से देख रहे हैं तो हर 27 मैंने हर दिन हमको मून का एक ही फेस दिखेगा, दूसरा फेस नहीं दिखेगा, लगेगा कि रोटेट ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन भी नहीं है जीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट एटमॉस्फेयर नहीं है जो जिसमें इंसानी लाइफ या कोई भी लाइफ लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर पाए। अब इसकी दूरी देखते हैं कि धरती से इसकी दूरी क्या, धरती से इसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर लगभग। लगभग नहीं, परफेक्ट है। अब बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट जैसे मून देखे वो भी हमारा सैटेलाइट था। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो कोई प्लैनेट का चक्कर लगाता है, कोई प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है, उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे मून हमारा सैटेलाइट हो गया। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो कि साइंटिस्ट ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए, यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए यूनिवर्स में डालते हैं, मैंने स्पेस में देते हैं। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गेट greater information about universe and or the communication purpose. It is carried by rocket and placed in the orbit around the earth. उसमें कुछ सैटेलाइट क्या है, INST इंडियन सैटेलाइट है, IRP इंड्यूस्ड आर्यभट्ट जो फेमस है, जो कि 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। इधर हाल फिलहाल की बात करें तो CMS-01 17 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया। EOS-01 जो कि 7 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया। GS80 जो कि 17 जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें से कुछ ये थे। अब बात करते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होता है? एस्ट्रॉयड छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि ज़्यादातर पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny objects which also move around the sun. और साइंटिस्ट की बात माने तो एस्ट्रॉयड जो है ब्रस्ट प्लैनेट का, अगर प्लैनेट को ब्रस्ट किया, फ्यूजन किया, प्लैनेट इसे एक्सप्लोड किया, उसी का पार्ट एस्ट्रॉयड रहता है, जो कि हेवियर प्लैनेट के बीच में उसकी ग्रेविटेशन के बीच में फंस के रह गया। जैसे मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड का आप बेल्ट देखेंगे जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स वगैरह हैं। अब बात करते हैं मेट्रॉयड्स। मेट्रॉयड क्या होता है? मेट्रॉयड जो है सन के चारों तरफ छोटा छोटा ऑब्जेक्ट घूमते रहता है, बहुत हॉट और गर्म ऑब्जेक्ट। Some pieces of the rocks which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near Earth and tend to drop onto it. During this process, हम बोल सकते हैं कि उस प्रोसेस के समय क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से इसमें बहुत उष्मा क्रिएट होती है, गर्मी क्रिएट होता है, एनर्जी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इसमें आग पकड़ लेता है और धरती के सरफेस तक आते आते लगभग मेट्रॉयड जो है जल जाता है, राख में बदल जाता है। वही कोई मेट्रॉयड जो बहुत बड़ा साइज का है वही धरती तक पहुंच पाता है और कुछ नुकसान कर पाता है। बहुत सारा कहानी सुने हुए कि मेट्रॉयड्स की वजह से ही डायनासोर विलुप्त हुए थे। बहुत सारा उथल पुथल मचा है, मेट्रॉयड्स भी वो आते रहता है यदि, लेकिन लगभग स्पेस में ही खत्म हो जाता है, धरती के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी बहुत बड़ा होता है, ये कलेक्शन ऑफ स्टार्स है। इसमें लगभग बहुत सारे बिलियन स्टार रहते हैं। अगर हम अपनी आकाशगंगा की बात कर लें, मिल्की वे गैलेक्सी, तो उसमें लगभग 300 बिलियन स्टार्स हैं लगभग। तो समझ सकते हैं कि एक स्टार का हर स्टार का अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे सन का है, सन उसमें से एक है, मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है सन, और उसमें से छोटा सा पार्ट अर्थ है जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में हम यहाँ पे हैं, यू आर हेयर, जहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं।
अगर हम गैलेक्सी की बात करें, इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, मिलियन ऑफ स्टार का कलेक्शन है। दिस बैंड इज ए मिल्की वे गैलेक्सी, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है। इन एसेंट इंडिया इट वॉज अमेजिंग टू रिवर ऑफ लाइट फ्लो इन द स्काई, प्राचीन काल में इंडिया में ऐसे मिल्की वे गैलेक्सी वो हजारों साल पहले इंडिया में खोज दिया गया था, ग्रंथों में लिखा गया है। तो उसे ऐसा इंडिकेट किया गया था कि जैसे आकाश में कोई रिवर नदी चल रहा है उस तरह से, इसलिए उसे आकाश गंगा बोला गया था। खैर उन्हें भी पता था कि स्टार है, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है किसी नदी की तरह, इसलिए उसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया था। ए गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड गैसेस, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड्स, प्लैनेट्स सबका मिक्सचर रहता है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और इसी तरह के बहुत सारे गैलेक्सी हैं जो सब मिलके एक यूनिवर्स का फॉर्म करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। इमेजिन क्या करना है, ये तो गैलेक्सी के बारे में इमेजिन करके दिमाग खराब होते रहता है। तो ऐसा ऐसा बिलियन गैलेक्सी है जो यूनिवर्स का फॉर्म करता है, पता नहीं यूनिवर्स के आगे कुछ होगा, ये सब बात की बात है। तो फिलहाल आज यहीं पे एंड करते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो भी अगला चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।